जिन जिन दोस्तों को लगता है कि एसएमपीएस समझना बहुत मुश्किल है, एसएमपीएस की रिपेयरिंग आसान नहीं है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपनी काबिलियत पे शक कर रहे हैं। क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको एसएमपीएस को इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि इसके बाद एसएमपीएस को देखकर आपका डर और कंफ्यूजन दोनों खत्म हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा एसएमपीएस को किस तरीके से समझना है, इसकी वर्किंग को कैसे याद रखना है और फॉल्ट फाइंडिंग के समय किस सोच के साथ इसे आपको चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पीसीबी हैक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही मज़ेदार और काम की चीज़ें आज आप सीखने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको एसएमपीएस की थ्योरी नहीं बल्कि साथ ही आपको एसएमपीएस को देखने का आपका माइंडसेट ही बदलने वाला हूँ। तो अगर एसएमपीएस को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या डर है तो उसे आज ही आप खत्म कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर उन दोस्तों के लिए जो इलेक्ट्रिकल या पीसीबी रिपेयरिंग से जुड़े हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, माइक्रो ओवन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी की रिपेयरिंग करते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावर सप्लाई की जिसका इस्तेमाल आपको लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखने को मिलता है। चाहे आपकी एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रो ओवन हो, चाहे कोई भी गैजेट हो, कंप्यूटर, टीवी, एलईडी टीवी हो या कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कहीं ना कहीं आपको एसएमपीएस का इस्तेमाल जरूर देखने को मिलेगा। और उस पावर सप्लाई का नाम है एसएमपीएस, जिसे हम बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। अब सवाल यह है कि दोस्तों कि एसएमपीएस क्या है और यह काम कैसे करता है, और 220 वोल्ट एसी से हमारे लिए 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और जो 15 वोल्ट जो हमारी रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज कैसे तैयार होता है। तो आज की पूरी क्लास में हम इसी को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों। आज हम दोस्तों सिर्फ एसएमपीएस का फुल फॉर्म याद नहीं करेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि 220 वोल्ट एसी हमारे जो घर में आता है, अंदर आता है, आखिर रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज बनकर बाहर कैसे निकलता है। मतलब हमें एक स्टेबल वोल्टेज आउटपुट किस तरीके से मिलता है। तो आज हम एसएमपीएस की पूरी जर्नी को समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी इनपुट सप्लाई हमारे घरों में आती है और इस एसएमपीएस के थ्रू हमारी जो स्टेबल सप्लाई होती है, आउटपुट में आपको जो 12, 5 या 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इस प्रोसेस से होके निकलती है। तो यहाँ पे पहले हमारा एसी टू डीसी होगा, रेक्टिफायर सर्किट होगा, उसके बाद हमारी जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर होती है वहाँ पर जाएगी। फिर हमारी एक हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग, चाहे आपकी पीडब्ल्यूएम आईसी हो या एसएमपीएस आईसी बोल सकते हैं या आप एक मॉसफेट बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर से जो हमारी छोटी ट्रांसफार्मर पीसीबी में लगी हुई होती है, फिर उसके बाद हमारी डीसी टू डीसी रेक्टिफाई होके फिर फिल्टर स्मूथ होके किस तरीके से हमें एक प्रॉपर और रेगुलेटेड डीसी आउटपुट मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, हम यह भी समझेंगे कि एसएमपीएस अपने आउटपुट वोल्टेज को, अगर आउटपुट वोल्टेज हमारा कम ज़्यादा होता है तो उसे किस तरीके से कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है दोस्तों, एसएमपीएस का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो एसएमपीएस का दोस्तों फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। कई जगहों पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है और कई जगह पे आपको स्विचिंग मोड पावर सप्लाई लिखा हुआ मिल सकता है, जिसे हम एसएमपीएस बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट वही है। अब सवाल आता है दोस्तों कि एसएमपीएस आखिर काम क्या करता है, एसएमपीएस का काम क्या है हमारी इस सर्किट में। तो अगर मैं आपको दोस्तों सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अलग अलग वोल्टेज की
ज़रूरत होती है। जैसे कि आप किसी एसी का पीसीबी रिपेयर कर रहे हैं या फ्रिज का पीसीबी रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको जैसे 3 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर एग्जांपल बताओ 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये हमारी एसी पीसीबी की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रिज में भी रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लीजिए किसी सर्किट को 5 वोल्ट चाहिए, जैसे कि आपकी एमसीयू को चलने के लिए 5 वोल्ट, और अब भी जो एसी के पीसीबी आ रही है उसमें आपको 3.3 वोल्ट डीसी पर आपकी एमसीयू काम करती है। दूसरा हमारा 12 वोल्ट डीसी होता है, तो 12 वोल्ट डीसी का ज़रूरत, जैसे आपके रिले को ऑपरेट करने के लिए डीसी का 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारा 15 वोल्ट होता है। अगर आपका फ्रिज का पीसीबी है तो उसमें 15 वोल्ट की जो ज़रूरत होती है दोस्तों, वो आपके आईपीएम को चलाने के लिए होता है, या आपके कंप्रेसर को चलाने के लिए जो भी हमारी सिग्नल जाती है उस चीज़ के लिए हमारे 15 वोल्ट की सप्लाई हमें चाहिए होती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि हमारे घर से मिलने वाली सप्लाई क्या है, तो लगभग वो हमारी 220 से 230 वोल्ट एसी है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सीधे 230 वोल्ट हम नहीं दे सकते। किसी भी एसएमपीएस को हम डायरेक्ट 230 वोल्ट नहीं दे सकते। हमें इस हाई वोल्टेज एसी को सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग और कंट्रोल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहीं पर हमारी एसएमपीएस पावर सप्लाई का काम शुरू होता है। ये हमारी पावर सप्लाई का काम शुरू होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें रेगुलेटेड डीसी आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो अब सवाल ये आता है कि रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड वोल्टेज क्या होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। अब मान लीजिए हमें किसी सर्किट को 5 वोल्ट डीसी चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमने चार्ट है, तो यहाँ पर अगर मुझे 5 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट मेरी सप्लाई है, और सप्लाई में वोल्टेज कभी आपकी 4 वोल्टेज हो रही है, 4.5 हो रही है, 5.5 हो रही है, और कभी आपका 6 वोल्टेज हो रहा है। मतलब अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो मुझे चाहिए 5 वोल्ट, बट हमारी सप्लाई क्या कभी 4 वोल्ट हो रही है, कभी 4.5, इस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। तो ये जो सप्लाई होगी हमारी अनरेगुलेटेड सप्लाई होगा। मतलब कि आपके इस वोल्टेज में जो हमारी 4.5, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कर रहा है, जिस वजह से हमें प्रॉपर आउटपुट या हमारे जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। हमें चाहिए क्या, एकदम रेगुलेटेड 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर इनपुट में वेरिएशन, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपका ये पीसीबी है, इनपुट में कोई भी सप्लाई में वेरिएशन होने के बावजूद भी अगर आपको आउटपुट वोल्टेज आपके रिक्वायर्ड वैल्यू के आसपास मेंटेन रहता है, तो उसे हम रेगुलेटेड बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा दूसरा चार्ट है, ये हमारा अनरेगुलेटेड है जहाँ पे हमारी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रही है, और यहाँ पर देखेंगे ये हमारी रेगुलेटेड और स्टेबल वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे इसके आसपास जो हमें 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर वहाँ पे 5.2 हो रहा है, 4.98 हो रहा है, 5.1 हो rहा है, 5 वोल्टेज हो रहा है, तो आप कभी भी अगर पीसीबी चेक करते हैं, तो अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए, तो अगर आप किसी भी पीसीबी में देखेंगे आउटपुट आपको 4.98 होगा, या इस तरीके का वोल्टेज अगर आपको दिखता है, तो मतलब कि वो हमारा एक स्टेबल और रेगुलेटेड वोल्टेज है। मतलब आपका ये दोनों आपको मैं समझा दिया हूँ। अगर इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है तो ये हमारा अनरेगुलेटेड हुआ, अगर हमें स्टेबल मिल रहा है ये हमारा नॉट स्टेबल होगा, ये स्टेबल मिल रहा है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसे हम रेगुलेटेड वोल्टेज बोलते हैं। ये हमारा एसएमपीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम यही है। जिस वोल्टेज को हमें जितना चाहिए, सर्किट उसी वोल्टेज को कंट्रोल तरीके से मेंटेन करके वही रेगुलेटेड सप्लाई हमें दे रहा है, तो यह एसएमपीएस का बहुत इम्पोर्टेंट काम यही होता है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ एसएमपीएस को वर्सेटाइल पावर सप्लाई क्यों बोलते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए आपके पीसीबी के अंदर कई अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं, अलग अलग जैसे सप्लाई
होती है। तो किसी सेक्शन को चलने के लिए आपको जैसे 5 वोल्ट चाहिए, किसी सेक्शन को चलने के लिए आपको 12 वोल्ट चाहिए। जैसे हमारी एमसीयू हो गई, कभी कभार हमारी 3.3 वोल्ट डीसी पे चलती है माइक्रो कंट्रोलर। किसी दूसरे सर्किट को अलग वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि तो क्या हम हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग सप्लाई देंगे या बैटरी लगाएंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। एक ही एसएमपीएस अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। अगर हमें 3 वोल्टेज की ज़रूरत है, जैसे आपको 5, 12, 15 वोल्टेज, तो वो एसएमपीएस ही हमें अलग अलग सब वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए एसएमपीएस को एक तरह से आपको वर्सेटाइल पावर सप्लाई भी किया जाता है, यानी कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज आपको प्रोवाइड करना। तो अगर इसके अंदर अगर आप की पॉइंट देखेंगे तो इस एक ही इनपुट, जैसे कि आपका इनपुट 220 एसी से मल्टीपल आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड करना। और डिफरेंट लोड कंडीशन में भी स्टेबल और रेगुलेटेड आउटपुट आपको देने का काम एक एसएमपीएस करता है। अब हम समझते हैं कि इस एसएमपीएस का बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। अगर देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम, तो आपको अलग अलग स्टेजेस इसमें दिखाई देंगे। तो बेसिक एसएमपीएस को आप कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि हमने इनपुट सप्लाई दी, फिर हमारा रेक्टिफायर सेक्शन आया, फिर डीसी बस हुआ, मतलब फिल्ट्रेशन जो हमारी हाई वोल्टेज डीसी बनती है, यहाँ पे कुछ 325 वोल्ट डीसी बनती है। फिर हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होती है, फिर आपकी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में जाता है, फिर सेकेंडरी साइड में रेक्टिफाई होता है, फिर फिल्टर होता है, फिर आपकी जो रेगुलेटेड डीसी आउटपुट वोल्टेज होती है वो आपको यहाँ पर जो भी 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये हमें प्रोवाइड करता है। फिर वहीं से आउटपुट का जो एक हिस्सा होता है, यहाँ से आप देखेंगे आउटपुट का एक चीज़ आपकी फीडबैक सर्किट की तरफ चला जाता है। और यही फीडबैक एसएमपीएस की रेगुलेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी ये सेक्शन है, और ये काफ़ी आसान रहेगा आपको समझने के लिए, और आपका एसएमपीएस को लेके जो कन्फ्यूज़न है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों एसएमपीएस को स्टेप वाइज समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसएमपीएस के इनपुट पे हमें क्या मिलता है दोस्तों, 220 से 230 वोल्ट एसी सप्लाई, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज साइकिल की होती है। यह हमारे घर की मेन सप्लाई होती है। और किसी भी पीसीबी में अगर आपको पीसीबी चालू करना है तो आपको मेन सप्लाई 220 वोल्टेज देना होता है। लेकिन इस एसी सप्लाई को हम सीधे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में भेजकर ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं करते हैं। एसएमपीएस जो होता है दोस्तों हमारा थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले हमें इनपुट एसी को प्रोसेस किया जाता है, और यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन कंपोनेंट भी लगे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट है जो पीसीबी को प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, और फिल्टरिंग कंपोनेंट लगे होते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है हमारा फ्यूज़ होता है। अगर आप किसी भी पीसीबी में देखेंगे तो अगर मान लीजिए यही पीसीबी है, तो आपने यहाँ से इनपुट दे दिया, सप्लाई दे दिया, तो सबसे पहला जो प्रोटेक्शन सर्किट होगा हमारा वो होगा हमारा फ्यूज़ होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है एनटीसी थर्मिस्टर आता है, या वीडीआर एमओवी ये आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेक्शन सर्किट के लिए लगा है। और ये इसका काम जो होता है दोस्तों इनरस करंट को लिमिट करना और सर्ज प्रोटेक्शन करना, ये एनटीसी का काम होता है। फिर हमारा एमओवी होता है, एनटीसी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, और ये हमारा एमओवी लगा है जिसे हम वीडीआर भी बोलते हैं। तो ये हाई वोल्टेज सर्ज या स्पाइक को
क्लैम्प करता है और सर्किट को बचाने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा EMI फ़िल्टर, जैसे कि आपको हर पीसीबी में EMI फ़िल्टर भी देखने को मिलेगा। ये सभी कंपोनेंट हमारे जो सर्किट होता है उसको प्रोटेक्शन और इनपुट फ़िल्टरिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर इनपुट में कोई भी एबनॉर्मल सर्ज आता है या हाई वोल्टेज आता है, करंट ज़्यादा हो जाए या स्विचिंग नॉइज़ हो, तो ये सारे कंपोनेंट अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल का काम करता है। तो यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं आप कौन से कंपोनेंट के लिए क्या है। जैसे कि आपका एबनॉर्मल सर्च आ गया, जैसे कि यहाँ से हमारी चल रही और सडनली यहाँ पे हाई सर्ज आ गया, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए इन सभी सर्किट का काम है। करंट ज़्यादा हो गया, नॉइस या स्विचिंग में हो गया, तो ये कंपोनेंट कैसा प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब दोस्तों हम इसके बाद अगले स्टेप में देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ गया कि हमारे जो प्रोटेक्शन सर्किट के लिए काम आते हैं फ्यूज़, NTC, EMI फ़िल्टर और हमारा MOV VDR। तो इसे आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप, और दूसरे स्टेप में हम समझेंगे कि AC को DC में कन्वर्ट करना किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से हमने जैसे 220 सप्लाई हमारी यहाँ तक पहुँचेगी। उसके बाद आगे रेक्टिफायर सेक्शन में अब हम आ गए हैं। तो यहाँ पर रेक्टिफायर का बेसिक काम क्या होता है दोस्तों, AC को DC में कन्वर्ट करना। मतलब जो आपकी AC वोल्टेज है उसे DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब मान लीजिए हमारे पास 230 वोल्टेज AC है और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमें एक हाई वोल्टेज पल्सेटिंग DC मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमें यहाँ पे एक हाई वोल्टेज कैपेसिटर DC बस के रूप में काम करता है। तो याद रखिए यहाँ भी अभी हमें 5 और 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ अभी भी बहुत हाई वोल्टेज DC है, यानी SMPS की जर्नी यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 230 वोल्टेज हमने दिया इस PCB को यहाँ से, तो वहाँ से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पर देखेंगे जो हाई वोल्टेज इस तरीके से पल्सेटिंग DC रहता है और इसे स्मूथ करने के लिए हमें एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि इस PCB में देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया है जो इस DC सप्लाई को स्मूथ करेगा और जो हमारी हाई वोल्टेज DC मिलेगी वो एकदम स्मूथ तरीके से आपको मिलेगा। एक तरीके से यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं, समरी के रूप में यहाँ पे फ्लो बताया है। यहाँ से हमारी जो सप्लाई इनपुट होगी और यहाँ से हमारी प्लस माइनस DC यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मिलेगा। यहाँ से हमारी पॉजिटिव जाएगी यहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर और एक हमारी यहाँ से नेगेटिव जाएगी कैपेसिटर के ऊपर। ठीक यहाँ पे भी देख सकते हैं आप पल्सेटिंग DC। और उसके बाद यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा इस कैपेसिटर के ऊपर आपको लगभग मिलेगा 300 प्लस वोल्टेज। तो अभी तक हमारा काम यहीं से शुरू हुआ है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि सर्किट समझ गया रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा स्टेप होता है बल्क कैपेसिटर का काम होता है। तो रेक्टिफायर के बाद जो आप ये बड़े कैपेसिटर देखते हैं, कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इस कैपेसिटर का काम होता है रेक्टिफाइड DC को स्मूथ करना, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। ये क्या करता है, एक तरीके से एनर्जी को स्टोर रखता है अपने पास। और यही वजह है कि SMPS बंद करने के बाद भी कैपेसिटर पर वोल्टेज मौजूद रहते हैं, हाई वोल्टेज मौजूद रहते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी PCB अगर आप रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो हाई वोल्टेज कैपेसिटर को कभी भी कैजुअली टच नहीं करना है। आपको सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी तरीके से काम करना है। तो मल्टीमीटर से वोल्टेज कंफर्म किए बिना हाई वोल्टेज सेक्शन पे काम आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर कुछ इस तरीके से हाई वैल्यू के लगे होंगे। तो इससे पल्सेटिंग DC होती है। फिर एक कैपेसिटर हमारा जब चार्ज होता है वो, और आफ्टर जब आपका स्मूथ हो जाता है उसके बाद ये। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको जो वोल्टेज मिलेगा 325 वोल्टेज इस कैपेसिटर के ऊपर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे चौथे स्टेप की। अब आती है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो SMPS में की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है,
तो SMPS में हमें एक स्विचिंग डिवाइस मिलता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये है हमारा स्विचिंग डिवाइस। यह मोसफेट हो सकता है या डिज़ाइन के हिसाब से कोई दूसरा स्विचिंग एलिमेंट या IC वगैरह भी हो सकती है। अब यह स्विचिंग जो होता है धीरे धीरे ऑन ऑफ नहीं होता है। एक बात आप क्लियर रखिए कि ये स्विच आपका जो सामान्य तरीके से स्विचिंग नहीं होगा, धीरे धीरे ऑन ऑफ नहीं होता है, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑन ऑफ होता है। और यही है SMPS का सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, जो हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग पे काम करता है। और ये इतनी हाई तेज़ी से ऑन ऑफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? अगर आप एक नॉर्मल साइज का जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है देखेंगे आप, इतना जो हमारे 50 हर्ट्ज की बात करें तो यह रिलेटिवली बड़ा और बहुत ही भारी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी पे जो काम करता है, बड़ा और वजनदार और ज़्यादा हैवी होता है। लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर को हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कराना है, काम कराना है, तो ट्रांसफार्मर का साइज़ जो होता है आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा होता है, और इसको काफ़ी छोटा किया जाए। और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इसी का फ़ायदा हमारा SMPS उठाता है। पहले हाई वोल्टेज DC को हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग के माध्यम से पल्स में कन्वर्ट करता है। पल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर इन्हीं फ्रीक्वेंसी पल्स को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में भेजता है। अगर आप किसी PCB के बारे का एग्जांपल दूँ तो ये हमारी ट्रांसफार्मर है, हमारी प्राइमरी साइड में भेजा जाता है। इससे ट्रांसफार्मर छोटा और कॉम्पैक्ट इसलिए बनाया जाता है। यही वजह है कि SMPS अक्सर ट्रेडिशनल लाइनर पावर सप्लाई की तुलना में ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट बनाया जाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे एक नापने के लिए तराजू का एग्जांपल दिया है। अब ये लो फ्रीक्वेंसी पे कैसा है कि ये इतना बड़ा और हैवी ट्रांसफार्मर होगा, आप देख सकते हैं साइज। और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमें छोटा ट्रांसफार्मर, कम वजन और लाइट वेट का हमारा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी की जो ज़रूरत का एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में जब हमारा यहाँ पर हमें 325 वोल्ट मिल जाता है PCB को यहाँ पे इस कैपेसिटर के ऊपर, उसके बाद हमारा यहाँ पे DC को हाई फ्रीक्वेंसी पल्स में कन्वर्ट किया जाता है इस MOSFET के द्वारा। फिर इस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी पल्स को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में, यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी साइड में भेजा जाएगा। ये पल्स कुछ इस तरीके से आपका प्राइमरी साइड में जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों ये आपको जो ट्रांसफार्मर मैंने दिखाया काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट होता है। उसके बाद हमारा रेक्टिफाई, फिल्टर और रेगुलेटेड आउटपुट होता है, जहाँ की आपको सेकेंडरी साइड में आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको डायोड मिलेगा और एक आपको यहाँ पे कैपेसिटर देखने को मिलेगा, रेगुलेटेड फिट। तो अब हम दोस्तों देखेंगे कि हमारी जो स्विचिंग होती किस तरीके से है। तो मान लीजिए कि आपके पास दोस्तों एक MOSFET है, तो ये है हमारा MOSFET इसके अंदर। तो उसका जो गेट कंट्रोल होता है वो होता है सिग्नल के अनुसार होता है। यहाँ पर देखेंगे जो इसका गेट है, ये PWM कंट्रोलर IC जो दिखाया गया है, ये सिग्नल के हिसाब से इसे कंट्रोल किया जाता है। और जो उसका गेट कंट्रोल सिग्नल के अनुसार MOSFET को ऑन ऑफ कराता है। तो जब आपका MOSFET ऑन होता है तो एनर्जी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में ट्रांसफ़र होती है, और जब MOSFET आपका ऑफ कंडीशन में जाता है तो वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र का दूसरा फेस आता है। यह प्रोसेस लगातार हाई फ्रीक्वेंसी पे चलता रहता है। अब ऑन और ऑफ के रेशियो को बदलकर आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है जब हमारा MOSFET ऑन होता है तो यहाँ से हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र प्राइमरी साइड की तरफ ट्रांसफ़र होता है, और जब हमारा MOSFET ऑफ होता है दोस्तों तो एनर्जी का दूसरा फेज़ आता है, स्टोर्ड एनर्जी सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर के होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस ऑन ऑफ के रेशो को बदलकर आउटपुट को भी कंट्रोल किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडली ड्यूटी साइकिल कंट्रोल से समझते हैं। मतलब स्विच
स्विचिंग के टाइम पे कितने समय तक ऑन है और कितने समय के लिए ऑफ है, इससे ट्रांसफर्ड एनर्जी और आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपकी जो ड्यूटी साइकिल है वो 20% है, मतलब आपका ऑन टाइम कम है और आपका ऑफ टाइम ज़्यादा है। जैसे ये ऑन टाइम ज़्यादा कम है और ऑफ टाइम कम है, तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। और जैसे अगर ये 50% है, दोनों बराबर बराबर है, तो आपको मीडियम आउटपुट मिलेगा। ठीक उसी तरह से अगर हमारा आउटपुट जो हमारा ऑन टाइम ज़्यादा है और हमारा ऑफ टाइम कम है, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी होती है अंदर की वो बहुत ही फास्ट चलती है और आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आज का हमारा पहला पार्ट यहीं तक पूरा होता है। इस पार्ट में हमने एसी इनपुट से लेके एसएमपीएस की प्राइमरी साइड तक का पूरा प्रोसेस समझा और यह भी देखा कि स्विचिंग वास्तव में कैसे होती है और हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सिग्नल कैसे तैयार होता है। अब आगे जो हम इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के बाद सेकेंडरी साइड में क्या होता है, रेक्टिफिकेशन कैसे होती है, फिल्टरिंग कैसे होती है और आखिर में रेगुलेटेड जो हमारी डीसी आउटपुट वोल्टेज है उसे किस तरीके से मिलता है। तो मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट में इसलिए रखा है क्योंकि अगर पूरी वर्किंग एक वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए अगले पार्ट में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड से। तो दोस्तों अब अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। तब तक वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए और अपनी लर्निंग और रिपेयरिंग स्किल को लगातार इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक सीखते रहिए, जुड़े रहिए पीसीबी हैक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।